नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। एक एक करके जानेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। बीजेपी आईटी सेल हेड मालवीय पर यौन शोषण का आरोप। कांग्रेस बोली 5 स्टार होटलों में करते हैं उत्पीड़न। भाजपा नेता का 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। यह बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 10 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया ने कहा, आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने अमित पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शांतनु के मुताबिक अमित महिलाओं को 5 स्टार होटल ले जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। यही नहीं, अमित ने बंगाल में बीजेपी ऑफिस में भी महिलाओं का यौन शोषण किया। शांतनु बंगाल में भाजपा के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के रिश्तेदार हैं। सुप्रिया ने आगे कहा, हम भाजपा से बंगाल में महिलाओं के लिए न्याय की मांग करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। एक और बड़ी अपडेट आ रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कल रायबरेली आएंगे। केएल शर्मा ने कहा, भाजपा सरकार बेसाइकी पर टिकी है। योगी की दिल्ली में साहस से मुलाकात। उत्तर प्रदेश से खबर है बड़ी चौंकाने वाली। अमेठी से सांसद केएल शर्मा ने कहा, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी मंगलवार को रायबरेली आएंगी। चुनाव रिजल्ट के बाद ये तीनों नेताओं का पहला दौरा होगा। रायबरेली में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सरकार का यहाँ पर आपको बता दें मोरल ग्राउंड नहीं है। अपने दम पर बहुमत 272 नहीं ला पाई। पीएम 400 पार कहते थे, वह नारा उल्टा पड़ गया। सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है। यानी कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ले ली हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की निगाहें अभी भी यहाँ पर नीतीश कुमार और तमाम छोटे दलों पर टिकी हुई है। इधर पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। शाह से मुलाकात के पहले योगी ने राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी यहां पर मुलाकात की। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, लखनऊ में 1100 घरों को तोड़ रहा है बुलडोजर। पीएसीआरएफ की 8 कंपनी तैनात। 12 साल की बच्ची बोली, अखिलेश राहुल अंकल मदद करिए। बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। लखनऊ के अकबर नगर में 1100 घरों पर बुलडोजर चल रहा है। 6 पोकलैंड और 16 बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर इलाके को सील कर दिया गया है, किसी तरह का हंगामा न हो इसलिए पीएसीआरएफ की 8 कंपनियां मौके पर तैनात हैं। मामले को लेकर 12 साल की एक बच्ची ने वीडियो जारी कर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी से मदद की गुहार लगाई है। उसने कहा, हम सुबह जगे तो चारों तरफ फोर्स ही फोर्स थी। कहीं बुलडोजर और पुलिसकर्मी मौजूद थे। पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दहशत का माहौल है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। आपको बता देना चाहते हैं एक और बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी सरकार से नाराज। 45 सीट पर पोस्टल बैलेट में भी हारा एनडीए। इंडी गठबंधन से 5% कम वोट मिले। बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी में सरकारी कर्मचारी एनडीए से नाराज हैं। यह बात बैलेट पेपर से पड़े कुल 2,36,508 वोटों से सामने आई। इसका सीधा फायदा इंडी गठबंधन को मिला। एनडीए को बैलेट के 40.75% वोट मिले, जबकि इंडी गठबंधन को 45.41% वोट मिले। एनडीए 1 लाख वोट के आंकड़े को भी नहीं पार कर पाई। कुल 80 में से 45 सीटों पर एनडीए को इंडी गठबंधन से कम वोट मिले। उत्तर प्रदेश के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की कहीं वजह रही, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर है। इस पर कोई ठोस निर्णय लेना यूपी में भाजपा को सबसे ज्यादा भारी पड़ा। ओपीएस को लेकर यूपी के सरकारी कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को ज्यादा नुकसान। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर 17 में से 14 सीटें हारी। राम मंदिर के आसपास की 5 सीटें भी गंवाई। जी हां, बात कर लेते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। भाजपा ने जिस राम मंदिर और एक्सप्रेसवे की देश भर में सियासी ब्रांडिंग की, वहां की ज्यादातर सीटें हार गई। मंदिर और एक्सप्रेसवे के रूट में 17 लोकसभा सीटें आती है। इनमें भाजपा 14 सीटें हार गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां 13 सीटें जीती थी।
2024 में सिर्फ 3 सीट जीत सकी, मतलब 10 सीटें गंवा दी। इन सीटों में फैजाबाद यानी कि अयोध्या की सीट भी शामिल है, जहां राम मंदिर है। यहाँ मिली हार ने पूरे देश को चौंका दिया। आपको बता दें, यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने प्रदर्शन किया है, आने वाले वक्त में जो 2025 के अंदर चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, उसमें भाजपा को यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ा खेला कर देगी। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें 7500 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मक्का मदीना जा रही मुंबई की सना गर्मी में भी रोज चलती है। 25 से 30 किलोमीटर पैदल पहुंचने में लगेगा 1 साल। बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में। मुंबई की 24 साल की सना अंसारी महाराष्ट्र से मक्का मदीना के दीदार के लिए पैदल निकली हैं। इस दौरान वे 5 देशों से होते हुए करीब 7500 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी और मई 2025 तक मक्का मदीना पहुंचेगी। यात्रा में सना को करीब 1 साल का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि विश्व में अमन शांति की दुआ लेकर वह मक्का मदीना जा रही हैं। हालांकि उनके पति आजिद खान भी गाड़ी लेकर सना के साथ चल रहे हैं। दोनों रविवार को राजस्थान के पाली जिले के सांडेराव पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। राजा भैया पर बोले ब्रजभूषण, बोले यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में सीटें कम क्यों आई, इस पर बोलूंगा तो घातक हो जाएगा। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह को यूपी में भाजपा की हार का कारण पता है, लेकिन वह खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सीटें कम हुई सबको पता है, इस पर कुछ बोला तो मेरे लिए घातक हो जाएगा। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दौर में समाजवादी पार्टी को समर्थन क्यों दिया, इस पर शायराना अंदाज में कहते हैं कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई तो कारण रहा होगा। यानी कि ब्रजभूषण सिंह से जब ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पहले बीजेपी को सपोर्ट किया लेकिन आखिरी दौर में समाजवादी पार्टी को समर्थन क्यों दिया, तो इसके ऊपर ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि कुछ ना कुछ बात रही होगी तभी उन्होंने ऐसा किया है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही बस पर हमला। 2 हमलावर सेना जैसी वर्दी में थे। 25 से 30 गोलियां चलाई, बस खाई में गिरी, 10 आदमियों ने गंवाई जान। यहाँ बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालु को ले जा रही बस पर रविवार शाम 6 बजे हमला कर दिया। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत 10 लोगों ने जान गंवा दी, जबकि 41 लोग घायल हो गए। दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से 1 घंटे पहले यह हमला हुआ। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा के मुताबिक आतंकियों ने कंधा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। सांसद बेनीवाल उपचुनाव में उतार सकते हैं आरएलपी का प्रत्याशी। कांग्रेस मौजूदा विधायकों के बेटे बेटी को दे सकती है टिकट। 5 सीटों पर होंगे उपचुनाव। जी हां, बात कर लेते हैं इस बड़ी अपडेट की। आपको बता दें राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हो गई है। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस व 1-1 सीट पर आरएलपी और बीएपी के विधायक थे। अब इन सीटों पर उपचुनाव होंगे, इसे लेकर अब सभी पार्टियां तैयारियों में जुटेगी। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मौजूदा और पूर्व सांसदों के बेटे बेटी पर दाव खेल सकती है। दौसा से मुरारीलाल मीणा, देवली उनियारा से हरीश मीणा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, खींवसर से हनुमान बेनीवाल और 84 से राजकुमार रोत चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 5 ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। इसके बाद 5 विधानसभा सीट खाली हो गई। ऐसे में स्थिति में अगले 6 महीने में फिर से इन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे। हालांकि यहाँ पर अब जो है कांग्रेस बाजी मार सकती है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। राजस्थान में कल से प्री मानसून की बारिश शुरू होगी। अगले 3 दिन 6 जिलों में असर रहेगा। आज 11 जिलों में बरसात ओले गिरने का अलर्ट। बात कर लेते हैं इस बड़ी अपडेट की। राजस्थान में सोमवार से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के 6 जिलों यानी कि उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में अगले 3 दिन तक लगातार आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका प्रभाव आज लगभग खत्म हो जाएगा। इसके असर से 11 जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने 4 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 9 चेहरे। हर चौथा सांसद मंत्री कीर्तिवर्धन के नाम ने चौंकाया। 4 ओबीसी और 2 दलित। जयंत ने अंग्रेजी में ली शपथ। बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 9 मंत्री ने रविवार शाम
शपथ ली। 10वें मंत्री के तौर पर यूपी से राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी ने शपथ ली। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने दूसरे नंबर पर शपथ ली। इससे पहले राजनाथ मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय गृह मंत्री और दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्री पद की शपथ ली। जयंत ने अंग्रेजी में ली शपथ। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता देना चाहते हैं एक और बड़ी अपडेट आ रही है। सुरेश गोपी बोले मेरे मंत्री पद छोड़ने की बात गलत। कल ही राज्य मंत्री की शपथ ली थी केरल से भाजपा के पहले सांसद। बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बने सुरेश गोपी ने सोमवार को मंत्री पद छोड़ने वाली खबरों को गलत बताया है। सुरेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म गलत खबर फैला रहे हैं कि मैं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये पूरी तरह गलत है। मोदी जी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल एक मलयालम टीवी चैनल ने गोपी के हवाले से दावा किया था कि वह मंत्री नहीं बनना चाहते हैं और एक सांसद के रूप में काम करेंगे। एक्टर से राजनेता बने गोपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कहा था कि वह फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक्टिंग उनका जुनून है। उनके पास पहले से ही कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। हालांकि अब जो है सुरेश गोपी ने इन सारी चीजों को महज एक अफवाह बताया है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। कोर्ट ने ईडी से मांगा था जवाब। जी हां, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आपको बता दें पीएमएलए कोर्ट से जमानत याचिका रद्द किए जाने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें अदालत में याचिका सूचीबद्ध है। अदालत सेकेंड हाफ में याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका पर बीते 28 मई को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा था। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। आपको बता दें चार धाम यात्रा में उमड़ रही भीड़। 30 दिन में 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। 100 यात्रियों की भी हुई मौत। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा को आज यानी सोमवार को 1 महीना पूरा हो गया। 30 दिन में चार धाम में 19,56,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 2023 में 12,35,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। यानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख से अधिक है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि इस साल चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड कायम करेगी। 2023 में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। पूरे यात्रा सीजन में 56 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने पहुंचे थे। इस बार सरकार को उम्मीद है कि पूरे यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या 65 लाख के करीब पहुंच सकती है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। 23 जून को जहीर इकबाल से शादी करेगी सोनाक्षी सिन्हा। शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में होगा सेलिब्रेशन। फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स भी होंगे शामिल। जी हां, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को मुंबई में बॉलीवुड एक्टर जहीर इकबाल से शादी करने जा रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी में कपल के फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड ही शामिल होंगे। इसके अलावा सोनाक्षी की हालिया रिलीज वेब सीरीज हीरा मंडी की सुपरस्टार कास्ट भी इस शादी पर इनवाइट की जाएगी। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। पाकिस्तान पर फिर असंभव जीत, हीरोज बदले। जी हां, पंत की अतरंगी बैटिंग, फर्स्ट क्लास कीपिंग, बुमराह के हर ओवर ने मैच पलटा। जानिए पूरी खबर। भारत ने एक बार फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर असंभव जीत दर्ज की। T20 मैच में पाकिस्तान जैसी टीम को 120 रन ना बनाने की चुनौती दी थी। टीम इंडिया ने ऐसा करके दिखा दिया। यह रिकॉर्ड जीतते इससे पहले कभी टीम इंडिया ने T20 इंटरनेशनल में इतना छोटा स्कोर डिफेंड नहीं किया था। इंडिया की जीत के बाद विराट या रोहित का नाम नहीं गूंज रहा, बल्कि जीत के हीरोज बदल गए हैं। अब ऋषभ पंत की अतरंगी बैटिंग की चर्चा है। बुमराह की बॉलिंग ने चौंका दिया और अक्षर पटेल का एक ओवर विनिंग फैक्टर बन गया। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। भाजपा राजस्थान में क्या बदलेगी प्रदेशाध्यक्ष? सीपी जोशी की जगह कौन ले सकता है? 4 दावेदारों के नाम चर्चा में। जी हां, बात कर लेते हैं मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी राज्यों के स्तर पर संगठन में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है।
कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बदला जाएगा। राजस्थान में भी यह फेरबदल होना तय माना जा रहा है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ है। इसकी वजह प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग में फिट नहीं बैठना है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेशाध्यक्ष पद से हटने के बाद सीपी जोशी किस भूमिका में नजर आएंगे। पहले चर्चा थी कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। रविवार की शाम पीएम के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों में उनका नाम नहीं आया। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदल कर डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। इसके लिए ओबीसी, जाट और राजपूत समाज में से प्रदेशाध्यक्ष चुना जा सकता है। प्रदेश बीजेपी में सीपी जोशी के उत्तराधिकारी कौन होंगे? जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है। राजस्थान में यहाँ पर कुछ नाम हैं जो आने वाले समय में राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं, जिसमें प्रथम नाम यहाँ पर मदन राठौड़ का है। इसके अलावा आपको बता दें प्रभुलाल सैनी हैं। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं राजेंद्र गहलोत हैं, कुलदीप धनखड़ हैं। तो ये ऐसे नाम हैं जो आने वाले समय में राजस्थान के यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं। इनके साथ ही श्रवण बगड़ी भी हैं जो राजस्थान के अंदर प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं बीजेपी के। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। बिहार में गर्मी से स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ी। एमपी, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में 5 दिन हीट वेव चलेगी। मुंबई में 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, बिहार में हीट वेव चल रही है। आज से बिहार के सरकारी स्कूल खुल गए हैं। गर्मी की वजह से फिर से स्कूलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। शेखपुरा में 6, छपरा में 1, पटना के बिहटा में 1 और बक्सर में 1 छात्रा की तबीयत खराब हो गई। बक्सर में स्कूली छात्रों को अस्पताल ले जाया गया। बिहटा में छात्रा की नाक से खून निकलने लगा। इन सभी जिलों में पारा 40 डिग्री के पार है। आपको बता देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी समय से पहले मानसून पहुंच चुका है और अगले 5 दिन तक 5 राज्यों में हीट वेव चलेगी, जिनके नाम हमने आपको बता दिए हैं। और मानसून भी यहाँ पर जल्द आने वाला है। जिस हिसाब से महाराष्ट्र में मानसून पहुंचा है समय से पहले, उसको देखते हुए यही अनुमान लगाया जा रहा है कि तमाम राज्यों में भी अब मानसून यहाँ पर समय से पहले पहुंच सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।